आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, तो फिर इसके बाद भी आपने मुझे अपने साथ अपने बेड पर सुलाने की हिम्मत कैसे की? जिस पति को गरीब और फटीचर समझकर पत्नी देती थी गालियां, कैसे वो पति निकला शहर का सबसे अमीर इंसान। पति की सच्चाई जान पत्नी के उड़ गए होश। बस कुछ ही मिनटों में सुनिए ये जबरदस्त कहानी, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग सुन रहे हैं। तो सुनिए आप भी बिल्कुल फ्री। शनाया अपने कमरे में बैठ फोन चला रही थी कि उसकी नजर मर्सिडीज में घूम रही उसकी कजिन पर पड़ी और वो कहने लगी, यार इनके मजे हैं, काश मुझे भी इतनी लग्जूरियस कार में घूमने का मौका मिलता। न जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले अहान से करा दी। ये सुनकर अहान को बहुत बुरा लगा। अहान ऑफिस की जगह कार के शोरूम पहुंच जाता है। मुझे शोरूम की सबसे महंगी कार दिखाओ। भाई क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कि साइकिल भी तुम इंस्टॉलमेंट में लोगे। पता भी है कैसी दिखती है महंगी कार? जैसे ही उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ी और कांपती आवाज में कहने लगा, अहान सर आप यहाँ? तो आखिरकार पहचान ही लिया ना तुमने मुझे। मैं ही हूँ अहान सिंह रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। गाड़ी घर पे भेज देना। ओके सर। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? कार के शोरूम से अहान जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे हैं आप? अरे नहीं शगुन, मैं खैर ये सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, उसे लेकर तुरंत यहाँ आ जाइए। शगुन मुझे बैंक जाना है। प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और तुरंत ही यहाँ नेकलेस लेकर आ जाइए। और हाँ, वहाँ पे ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा और उसमें से 1 रुपया भी गायब न करवाना। देखो शगुन, एक बात तो ये है कि मैंने कभी चोरी नहीं की, और दूसरी बात ये है ना कि तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा नहीं ना तो तुम ये काम अपने किसी नौकर से क्यों नहीं करवाती? अरे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि आपको इस घर में बोलने की इजाजत नहीं है? इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप उस पैसे में से 1 रुपया भी गायब न करवाना और अब तुरंत यहाँ आ जाइए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। अहान शगुन का नेकलेस लेकर वापस घर आ गया, लेकिन यहाँ तो अहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। उसने सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। क्या यार यामिनी, तुम्हारे यहाँ आते आते मेरे सैंडल की स्ट्रिप ही टूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम उसकी टेंशन क्यों लेती हो? तुम पार्टी एंजॉय करो ना। मैं किसी सर्वेंट को बोल के तुम्हारी सैंडल ठीक करवा दूंगी। अरे नहीं, मेरी सैंडल बहुत महंगी है, मैं किसी सर्वेंट पे भरोसा नहीं करती। पर घर भी तो मुझे जाना है ना, कुछ समझा करो यामिनी तुम भी। वो सर्वेंट नहीं है, बस उससे थोड़ा सा ऊपर है। तुम्हारा काम बहुत अच्छे से करा देगा, तुम टेंशन फ्री रहो यार। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने अहान को पुकारा, अहान यहाँ आओ जरा। अहान ने जैसे ही यामिनी की आवाज सुनी वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई न कोई नया बवाल होने वाला है। इनकी चप्पल टूट गई है, जाओ रिपेयर करवा लाओ, और हाँ टाइम से आना वापस, क्योंकि उन्हें घर निकलना है। अरे यामिनी, तुम अपने दामाद से चप्पल बनवाने के लिए कह रही हो? ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो क्या है ना, इसे ये सब काम करने में बहुत मजा आता है। तुम टेंशन मत लो, तुम सबके पास भी ऐसा कोई काम हो ना, दे देना, बहुत अच्छे से कर देगा। टूटी हुई चप्पलें नहीं ठीक करवाएगा तो और क्या करेगा? काम धंधा तो ये करता है नहीं। अभी मैं शगुन को। 1 मिनट, मुझे बहस नहीं चाहिए। तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? दामाद हो इसलिए इज्जत से बोल रही हूँ। भिखारी कहीं का, पता नहीं कहाँ से मेरी बेटी के पल्ले पड़ गया ये निठल्ला। यामिनी जी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, देखो बस इतना सा ही है, और हाँ अच्छी दुकान पर जाना, बहुत महंगी है मेरी सैंडल, ये लो। इतना कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथों में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा।
ना चाहते हुए भी आहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी 2 सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया। क्या आप मुझे ऑफिस लेने आ सकते हो? कुछ काम है अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। वो अपने फोन की स्क्रीन पर लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। इतना सोचकर आहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकाल कर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। पैसे तो कम है, पर कोई बात नहीं शनाया, आपके लिए तो इतना भी कम है। भैया एक अच्छा सा बुके बनाना। ठीक है सर। सॉरी आंटी, आपका काम नहीं हो पाएगा। थैंक यू भैया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। यू ब्लडी इडियट, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? अंधे हो क्या? इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं बेवकूफ इंसान। शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। हो गया? आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस आहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहाँ से जा चुका था और तभी आहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती है ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं शनाया, ये वक्त भी चला जाएगा, देख लेना आप। मन ही मन वो सोचते हुए शनाया की केबिन में दाखिल हो गया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शनाया अब जाने भी दो ना। आप क्यों टेंशन ले रहे? जो भी कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, जो बीत गई ना। दूर हटिए मुझसे, दूर हटिए मुझसे। चले क्यों नहीं चाहते हो मेरी जिंदगी से? नरक बना रखी है मेरी जिंदगी। अरे पति नहीं हो आप, मेरे पापों की सजा हो आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? मेरे पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मैं आज तक झेल रही हूँ। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे। मुझे तो आज भी आपको अपना पति कहते हुए शर्म आती है। वो तो आज ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने आपको बुलाया, पर मुझे क्या पता था कि मेरा महान पति इस लायक भी नहीं है। आज यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को भी नाराज कर दिया। जहां भी जाती हूँ सिवाय बेइज्जती के आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर, सिर्फ एक धब्बा। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहाँ से जा चुकी थी। आहान भी वहाँ से अपनी खटारा बाइक पर शहर की सड़कें नापने निकल गया। रास्ते में रुककर आहान ने शराब पी।
शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो। गलत तो मेरे हालात हैं, पर मुझे यकीन है आप एक दिन जरूर समझ जाओगी कि सिचुएशन क्या है। शनाया, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां ला के दूंगा एक दिन, आप देख लेना। रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हो गई है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। कहाँ हो आप बताओगे? मैं बस शनाया को लेने गया था तो उसका फोन। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है कब से। इतना सुनते ही आहान का सारा नशा गायब हो गया। वो चौंक कर अपनी सास यामिनी जी से बोला, शनाया तो मेरे साथ नहीं है। अभी तुमने ही बोला ना कि तुम शनाया को लेने गए थे। अरे हाँ, लेने गया था, पर वो अपने क्लाइंट के साथ चली गई। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी रात हो गई है और वो किसी क्लाइंट के साथ चली गई। जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, तभी वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम अच्छे दामाद तो बन नहीं सकते हो, कम से कम अच्छे पति ही बन जाओ। अब जाओ, जाकर ढूंढो उसे। मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया यहाँ चाहिए मेरे सामने। माँ जी। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। माँ जी। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। शनाया, एक्सक्यूज मी, देव मल्होत्रा कहाँ पे मिलेंगे? देव मल्होत्रा उधर बैठे हैं। Are you okay? No, I'm fine. Are you sure? Yeah, just a bit headache. Come. You'll feel better. आ जाओ। शनाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? Get out! मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ, समझे? और जी करे ना तो मैं यहीं पे तुम्हें गाड़ दूं, पर मेरे हाथ ना बंधे हुए हैं। शनाया ने तुम पे बहुत विश्वास किया, अब शनाया ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया और अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली।
शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरस रही थी। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, तो फिर इसके बाद भी आपने मुझे अपने साथ अपने बेड पर सुलाने की हिम्मत कैसे की? क्यों किया आपने ऐसा? शनाया, आप रात में नशे में थी और मैं ना यहाँ पे आपको मल्होत्रा से बचा कर लाया। आपको उस हालत में देखकर मैंने सही नहीं समझा आपको अकेला छोड़ना। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसकी ड्रिंक में कोई दवा मिलाई थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि कल रात क्या हुआ था, मगर अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका फायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तभी शनाया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। शनाया, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे वापस लिया जा रहा है। इसके साथ ही तुम इस कंपनी, इस फैमिली बिजनेस से भी अलग रहोगी। आज से तुम्हारा गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, शनाया, किसका फोन था शनाया? शनाया, दादाजी ने कहा कि वो मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ वो मुझे अपनी कंपनी से भी बाहर कर रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है शनाया? सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हें कोई कंपनी से बाहर कैसे निकाल सकता है? और रही बात अप्रूवल की, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे आपकी जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। शनाया देखो, ऐसे फैसले ना हम फोन पे नहीं ले सकते। हमें दादाजी से मिलकर बात करनी चाहिए। शनाया, तुम चलो मेरे साथ, हम जाकर मिलकर बात करते हैं। शनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोच कर कहा, ठीक है, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, आओ शनाया, बैठो। शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट शौर्य को हैंडओवर किया। अब ये काम वही देखेगा। तुम घर पे रहो और आराम करो। मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी तो सपना है ना। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई कि हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं किसी भी हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। ये प्रोजेक्ट शौर्य को देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। आहान और शनाया अब म्यूनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, अप्रूवल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं होने वाला शनाया। मैंने उस ऑफिसर को खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा
और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, बैठ के बात करते हैं, गुस्सा मत कीजिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हमने हर जगह सभी नियमों का पालन किया, बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने मना किया था शनाया। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही काम करती हूँ मैं। और जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, ये मेरे ही पति हैं। और जब मुझे पता चला कि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत है, तो मैंने इन्हें मना किया था ऐसा करने को। पता है, आज मेरा पति एक ऐसी जगह है जहाँ वो तुम्हारे काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो जाओ अपना काम कहीं और करा लो जाके। कामिनी, जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं ना समझ थी। प्लीज उन सभी बातों को भूल जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम। शनाया, मैं उन बातों को ना कभी नहीं भूल सकती। किस तरह जब मेरी शादी तय हुई थी और मैं तुम्हारे पास आई थी, तब तुमने मेरे बेरोजगार पति का जो मजाक बनाया था ना, वो मुझे आज भी याद है। कामिनी, वो मेरी ना समझी थी। मैं आज भी उन हरकतों के लिए शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। तुम आज शर्मिंदा हो, मैं तब शर्मिंदा थी। और बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही मिलेगी। मतलब ये है ना तुम्हारा पति, और वो है मेरा पति, जिसके पास तुम दोनों अप्रूवल के लिए आए हो। और वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? सुना है कि घर जमाई बन के रहता है ये। कामिनी, तुम गलती कर रही हो। कैसी गलती? अरे अभी तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है ना, तो चलो ठीक है, अपने इस पति को बोलो कि ऑफिस के पूरे स्टाफ के आगे ना गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़ के अप्रूवल की भीख मांगे, तब अप्रूवल मिलेगा। कामिनी, बाहर जाने का रास्ता इधर है। आउट। सक्सेना साहब प्लीज कुछ तो कर दीजिएगा, प्लीज बता दीजिए ना इनको। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं पैर पड़ता हूँ आपके। आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। आप सिर्फ एक बार मदद कर दीजिए। उफ, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना ही होगा। और तो और, आनंद दादू की नजरों में भी तुम किसी काम की नहीं रही, है ना? और तुम्हें ये कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। और तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम अपने निकम्मे पति के साथ घर पर एंजॉय करो। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? प्लीज सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। प्लीज सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सचमुच ये बहुत प्यार करता है तुमसे। देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है हमारे सामने। वैसे कहाँ से ढूंढ कर लेकर आई तुम इसको? खैर, मुझे क्या। और हाँ, वैसे तुम्हारा अप्रूवल साइन हो चुका है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। तो पैसे वापस मिल जाएंगे तुम्हें। मेरा काम था बस बदला लेना, जो मैं ले चुकी हूँ। शनाया मेरी बात तो सुनो। शनाया, आप समझते क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? क्या लगता है आपको, आपकी इतनी बेइज्जती होने के बाद ये प्रोजेक्ट मैं हासिल कर लूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? चलो अब यहाँ से। शनाया, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे रहते हुए तू क्या, कोई भी माइकल आला शनाया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ओह, तो देखते हैं तू कब तक शनाया का साथ देता है। और मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूं तो?
कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। हेलो शनाया बेटा, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में आज हमने घर पे पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ आ जाना, ओके? जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। बाय। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने आहान को काम दिया था, वो भी नहीं किया इसने, और आजकल ज्यादा ही सर पर चढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैंने कुछ अलग सोचा है। ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है, लोग उतना ही थूकेंगे इन पर। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्यों नहीं? कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, अरे आहान, ये सूट कहाँ से मारा? कि लगता है कि अब ये निकम्मा पति अपने बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना इसकी औकात कहाँ है कि इतना महंगा सूट देख भी सके। वहाँ मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहाँ पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, आप शौर्य की किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। क्यों शौर्य? अब माना जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ? आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर तो पलते हैं, और वैसे भी अगर ये अपनी बीवी से खर्चा लेकर पल रहा है तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सॉरी। अच्छा शगुन, तुम्हें लगता है कि शनाया से प्यार करती है? क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर शनाया किसी और के साथ कोने में है। बात तो तुम्हारी सही है। शनाया को आज तो अकेले जीजा जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। चलिए छोड़िए जीजा जी, एंजॉय कीजिए हमारे साथ। कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। ओह कम ऑन आहान, इतनी बड़ी पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे पियो जीजा जी, कैसी शर्म। मना करते करते ही आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के होठ से लगाते हुए कहा, अरे हमारे ग्लास में पीने से भेदभाव जीजा जी, चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे घर के जमाई मिस्टर आहान। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं कि ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है। आज ये सब कुछ बताएंगे अपने बारे में, तो बताइए ना जीजा जी। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। साले साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन की बागडोर तुम अपने हाथों में लेना चाहते हो ना? हाँ, इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से दूर करना चाहते हो ना? हाँ, और तुम मुझे और शनाया को भी दूर करना चाहते हो। आहान, ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए हर चाल चल रहे हो। साले, दादाजी की चापलूसी करके तुम शनाया को धोखा दे रहे हो। आहान, ये सब क्या है? दादाजी, आपके बारे में तो क्या ही कहते हैं। कहने को तो आप शनाया को मौका देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आप हर बार इस शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ फैसला देते हैं। आहान,
ये हमारे दादाजी हैं। शगुन, शगुन, साली जी, मुझे पता है कि आप दोनों शनाया के खिलाफ एक हो चुके हो। आखिर तुम भी ना इसके चाचा की बेटी हो। अरे तुम दोनों चाहे एक दूसरे के खिलाफ कितनी भी साजिश करो, पर बात जब शनाया की आती है ना तो तुम दोनों एक हो जाते हो। और मुझे पता है मेरी बेइज्जती कराने के लिए तुमने शराब मुझे पिलाई है, लेकिन मैं खड़ा हूं शनाया के साथ यहाँ पर। मेरे रहते हुए ना शनाया को कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई और कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो शनाया फैमिली और बिजनेस में एक ईमानदार लड़की है। अकेली सबका ख्याल रखती है वो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सोचते हो इसके बारे में, है ना? बहुत बेइज्जती करवा दी आपने हम लोगों की। अब बेहतर इसी में है, निकलिए यहाँ से। तू कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। आज तो तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी है। किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो वो आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले ये जरूर याद रखना कि ये मेरे हस्बैंड हैं और तुम दोनों चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, इस सच को कभी नहीं बदल पाओगे। इसलिए आप में से किसी ने भी अब से आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, शौर्य, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और अब ये शनाया भी इसी धब्बे के साथ जीना चाहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? इसके पापा ने ना जबरदस्ती इसे हमारे गले में बांध दिया है। कर सकते हैं, हम इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे बोली, नाइस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, शनाया को कुछ नहीं होगा। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। आहान को ले जाकर शनाया ने उसके बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी। शनाया, आई एम रियली सॉरी। पार्टी में तुम्हारे साथ मेरी वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया। शनाया, ये लोग हमें अलग करना चाहते हैं, पर तुम देखना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। शनाया, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। शनाया ये समझ चुकी थी कि जो भी कुछ हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया जो वर्षों से शनाया के दिल में था। जैसी वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, कल जो भी हुआ पार्टी में तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शनाया ने घूर कर आहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। शनाया, तभी आहान का मोबाइल बजा तो विक्रम का फोन था। आहान ने फोन उठाकर कहा, आपने फोन क्यों किया है? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? या हमें ही कुछ करना पड़ेगा? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए और मुझे अब से फोन मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूँ। ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और उसे कुछ मिला, जिसे देखकर वो हैरान रह गई और फिर गुस्से में वहां से चली गई। शनाया आहान के पास आई। जब आहान ने उसे ऐसे गुस्से में देखा तो लड़खड़ाती जुबान से पूछा, क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने कागज रख दिया जो उसे बेड पर मिला, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। वो उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी शनाया। इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार ये बोलना बंद कर दो। कम से कम चाय पी के तो। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चाय पियो, मैं रेडी होकर आती हूँ। शनाया ऑफिस की तरफ निकल ही रही थी कि तभी आहान ने शनाया की तरफ उसका सन ग्लास बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे सन ग्लासेस शायद तुम भूल गई थी, पहन लो वरना तुम्हें सरदर्द हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उसे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर आहान ने बाइक स्टार्ट की। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया। शनाया ने कार वापस उसकी जगह लगाई और आहान के पास आकर बोली, क्यों ना आज बाइक से चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। आहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। आहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहान रुको रुको रुको, क्या हुआ शनाया? मम्मी का फोन है। हेलो शनाया, शनाया तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ शनाया? तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलो, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, चलो। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुँचे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। मम्मी जी, तुम्हारे पापा आंटी। आईसीयू में रखा है उन्हें। आंटी तो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं मुझे। हम आ गए ना। डॉक्टर क्या हुआ? आप कुछ तो बताइए। जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब हाँ हाँ, थी, लेकिन अब वो बेटर है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? लेट्स होप द बेस्ट। डॉक्टर सब बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। अब डरिए मत, है ना यहाँ पे। अब बैठ। मम्मी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने शनाया के पास जाकर कहा, शनाया, आपको माँ को लेके घर जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा और कुछ हुआ तो मैं कॉल कर दूंगा। मैं पापा को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? उनकी हालत देखिए। शनाया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। आहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। आप इन्हें लेके जाइए। चलो मम्मी, चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्हें आहान बहुत प्यार करता था।
इधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, मिस्टर शेखर की हालत और खराब होती जा रही है, जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। आपने तो बोला था कि उनकी तबीयत ठीक है, फिर अचानक क्या हुआ उन्हें? वो सब हम कुछ नहीं कह सकते। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उनकी हालत और बिगड़ सकती है। अब फिर इंतजार किस बात का? आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए। तो सारी फॉर्मेलिटीज कर दीजिए हाँ। और काउंटर पे 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए। हम ऑपरेशन तुरंत शुरू कर देंगे। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो आहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया ये पैसे आसानी से इकट्ठा कर लेगी, मगर एक बात बताओ यंग मास्टर, ये अपने आप हुआ या एक्सीडेंट कराया गया? ये सुनकर आहान को झटका सा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल आहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत तुमने अभी देखी नहीं है। उसके एक इशारे पर सारा बाजार हिल जाता है। ये तो एक एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत 15 लाख रुपए है ना? मैं इसको चुकाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें रायजादा ग्रुप को अपनाना पड़ेगा। और इस कंपनी के लिए 15 लाख रुपए एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हाँ? ये रुपए तो आपको भरने ही पड़ेंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब ना मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानूंगा। अरे अगर मैंने ये पैसे नहीं भरे ना यंग मास्टर, तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शनाया तुम्हारे पास है। और एक बात और सोचो, अगर शनाया को पता चल गया ना कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट इस वजह से हुआ कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो ये जो धीरे धीरे रिश्ता बनना शुरू हुआ है ना, अच्छा होना शुरू हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा। आहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को ये अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। अरे हाँ, एक बात और, अगर तुमने हाँ नहीं बोली ना, तो तुम तो अपने पापा को जानते ही हो और ये बात यहाँ पे नहीं रुकने वाली है, समझे ना? और शनाया भी है। शनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर शनाया और उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं कौन हूँ इसका पता नहीं चलना चाहिए, और ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये भी। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहां से चला गया। ये कौन था? अरे उन्हें छोड़ो, अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, पहले ऑपरेशन हमें करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम उस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। और फिर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सक्सेसफुल। क्या? थैंक यू डॉक्टर। फिर शनाया ने आहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, ये दाल चावल मैं पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें खुद अपने हाथों से खिला दूंगी, लेकिन लगता है कि अब आपको ही खाना होगा। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी, जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफिन खत्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया।
हाँ अहान, जीजू मेरी जान खतरे में है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। शगुन, ये क्या नया नाटक है? जीजू मैं यहाँ देव मल्होत्रा के क्लब में फंस चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया हुआ है। मैंने शौर्य को भी कॉल किया लेकिन कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। शगुन, आर यू सीरियस? आप प्लीज जल्दी आइए। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज अहान के कानों में साफ पड़ रही शगुन! थी। शगुन ने इतना कहा ही था शगुन! कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। अहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया, आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। आई नो बट इट्स वेरी अर्जेंट यार। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी अर्जेंट। मुझे जाना पड़ेगा। आई जस्ट कम। मैं बस अभी आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर अहान वहाँ से जा चुका था। जैसे ही अहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शगुन! पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। अहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा लिया। अहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहाँ दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े अहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब क्या होगा अहान के साथ? क्या अहान की जान खतरे में है या वो किसी खतरनाक साजिश का शिकार होने वाला है? क्या शनाया अपने पति अहान की मजबूरी समझ पाएगी? अहान को फंसाने के लिए क्या प्लान किया था शनाया की माँ यामिनी और उसके घर वालों ने? क्या अहान को शनाया से अलग कर दिया जाएगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और हिंदी ऑडियो सीरीज में सुनिए अब तक की सबसे जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।